राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास एचएसएससी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई हमें 90 नंबर की तैयारी है वो करनी है, ताकि पेपर में हमारा अच्छा स्कोर बने, और जब अच्छा स्कोर बनेगा तभी हम कट ऑफ को पार कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को अब कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। जितनी आप अभी पढ़ रहे थे उसको और बढ़ा दीजिए। अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे थे तो 2-3 घंटे और बढ़ा देना है आप सभी को। जितना भी आप पढ़ रहे थे अब उसका आधा कम से कम और आगे बढ़ा देना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। इस बात को नोट कर लेना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है। बाकी लोग हो सकता है कि आपको ये बोले कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आएंगी, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी मेहनत को बढ़ा देना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादा है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो स्कोर नहीं होगा, और स्कोर नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं ना, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, और आप अपनी जितनी भी क्लासेज आएंगी आप उनमें क्वेश्चंस का लेवल देखना किस प्रकार से लेवल आने वाला है, जो आपके एग्जाम्स का रियल लेवल होता है, जो लैंग्वेज रियल होती है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। इसमें हरियाणा जीके और इंडिया जीके के क्वेश्चंस आज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है जी। और हमें वही पढ़ना है जो हमारे पेपर में आएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसको टेस्ट की तरह लेना है। सभी स्टूडेंट इसको टेस्ट देना है और लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कितने आपके गलत हुए। गलत कितने हुए हैं ये बताना है, ताकि आपको भी पता चले कि भाई मेरे अभी इतने गलत हो रहे हैं, अभी मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको यह भी पता चल जाएगा कितनी और मेहनत करने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली। पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? वैसे देखो, हमारे हरियाणा में बहुत सारी चीजें बनती हैं जो विदेशों के अंदर जाती हैं, लेकिन जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको देख के बताना है। पित्तल के बर्तन, पेंट, लिबर्टी के जूते, लकड़ी के फर्नीचर, कीजिए कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? लिबर्टी के जूते हो जाएंगे। ये सभी को पता होगा, लिबर्टी के जूते हैं, इनका जो है वो विदेशों में जाता है। मतलब लिबर्टी के जो जूते बनते हैं अच्छे बनते हैं, और ये कहां जाते हैं? विदेशों में जाते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब ये बनते कहां पर है ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में आया हुआ है कि आपके लिबर्टी के जूते कहां पर बनते हैं? ये करनाल जिले में बनते हैं। कौन से जिले में? अपने करनाल जिले में यहां पर मुख्य रूप से बनाया जाता है। और करनाल में भी एक घरोडा नाम का स्थान है, वहां पर बनता है, ठीक है जी, घरोंडा, वहां पर ये बन रहे होते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको ठीक कर दिया मतलब आप मेहनत कर रहे हो। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? बताइए, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा हो जाएगा? ठीक है जी, जिसको 1959 में पक्षी अभ्यारण्य की घोषणा की गई, मतलब पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया था 1959 में। इतना मैं आपको बता देता हूं, 1959 में जिसको पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है जी। आप समझ जाओ, बस यहां पर लिख दिया है, ठीक है। नहीं लिखा जा रहा, जगह नहीं है, कोई बात नहीं, पक्षी अभ्यारण्य है 1959 में। अब बताओ, अब तो बता दो। अब तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, क्योंकि भाई आपको मेहनत करनी है, आपको एग्जाम्स में आंसर करना है। बताइए बताइए बताइए। फिर राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान भी है वो, तभी तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। 1991 में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था, उसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। बताओ, अब तो बता दो। तो कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर पक्षी विहार। कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो सुल्तानपुर अपने गुरुग्राम में है, जिसमें क्या है 300 प्लस प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है जी। पक्षी अभ्यारण्य इसलिए बनाया गया था इसको, क्योंकि इसमें है ना 300 प्लस प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं,
जो हमारे देश के भी होते हैं और विदेश के भी होते हैं। विदेशों में जो इंपॉर्टेंट पूछा लिया जाता है कि साइबेरियन क्रेन है वो कहां पर पाया जाता है, कौन से पक्षी विहार में पाया जाता है, पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार में हो जाएगा। ठीक है जी, साइबेरियन क्रेन और इसके अलावा फ्लेमिंगो, तो ये कर लो साइबेरियन क्रेन और फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो है ये भी कहां पर पाया जाता है, यहीं पे, और इसके अलावा साइबेरियन क्रेन, और ये भी कहां होता है, यहीं पे होता है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और सुल्तानपुर पक्षी विहार सभी को पता है कहां पर है, गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भूगार्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था। कि हरियाणा के अंदर जो भी नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था वो कौन से काल में हुआ था, कौन से काल में हुआ था, बताइए कौन से काल में हुआ था, बताइए भाई। ठीक है, एक राज्य की भूगर्भिक संरचना जो बनी थी, जो हमारा भूगर्भिक संरचना बनी थी वो कौन से काल में बनी थी, तो वो बनी थी मेसोजोइक काल में। ठीक है जी, ये याद कर लेना कि राज्य की भूगर्भिक संरचना है वो कौन से काल में बनी थी, मेसोजोइक काल में। ठीक है, एग्जाम्स में आ सकता है। लेकिन अभी हमसे ये पूछा गया कि जो नदी नाले पहाड़ है वो कौन से काल में बने, तो ये बने हैं भाई सेनोजोइक काल में। कौन से काल में बने हैं, सेनोजोइक काल में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमने कल किया था और इसमें हमने ये देखा था कि भाई नाग से संबंधित है, तो हमने नाग पूजा इसका आंसर कर दिया था, लेकिन नाग पूजा नहीं होगा। ठीक है जी, नाग पूजा नहीं होगा, नाग से ही संबंधित है। नाग का मतलब है सांप, सर्प। ठीक है जी, तो पर्यायवाची भी आपको याद हो गए। अगर ये क्वेश्चन गलत ठीक हो गया था नाग पूजा, तो इसका क्या हो जाएगा, गुगा नवमी होगा भाई इसका आंसर। क्या था कि गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 6ठे महीने में आयोजित होता है, तो ये कौन सा होगा, गुगा नवमी होगा। और गुगा नवमी भी किससे संबंधित है, नाग से ही संबंधित है भाई, नाग से। ठीक है जी, इस समय हम किसकी पूजा कर रहे होते हैं, जो गोगा भगवान है उसकी हम पूजा कर रहे होते हैं, गोगा देवता है ना, उसकी हम पूजा करते हैं। तो इसका आंसर गोगा नवमी होगा। और ये क्या होता है, ये नवमी के दिन होता है। नवमी का मतलब होता है 9वें दिन, यहां पर 9वां दिन दिया गया, तो 9वें दिन ऐसे ही ठीक हो जाना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक से हो जाता है। और जो नाग पूजा होती है जिसको नाग पंचमी हम बोलते हैं, और ये कौन से दिन होती है, ये 5वें दिन होती है, पंचमी को होती है नाग पंचमी। ठीक है जी, 5वें दिन नाग पंचमी नाग पूजा होती है, और गोगा नवमी है ये 9वें दिन होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। और गुरुग्राम में हमारा जो गोगा जी का मंदिर है, जो कौन सी जगह पे है, इस्लामपुर, गुरुग्राम के इस्लामपुर में स्थित है, वहां पर ये मेला लगता है, वहां पर होता है। तो क्या हो जाएगा, गोगा नवमी हो जाएगा। इसके अलावा गोगा का जो गोगा जी है उनका मेला कहां पर लगता है, बताओ। इसके अलावा और कहां पर लगता है, गोगा मेड़ी मंदिर, हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा जी के कही है तो गोगा मेड़ी मंदिर जो भिवानी में स्थित है, वहां पर इनका मेला लगता है, ये भी अपने को याद कर लेना है। ठीक है जी, इसके अलावा भादो की कौन सी नवमी को लगता है, नवमी तो है, नवमी तो दिया गया है, 9वें दिन का मतलब होता है नवमी, लेकिन ये कौन सी नवमी होती है, तो ये होती है भाई आपकी कृष्ण पक्ष की नवमी। कौन सी होती है, कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला लगता है। चलो कल गलत हो गया था तो हमने इतने क्वेश्चंस और याद किए हैं। इसके अलावा इन्हीं को क्या बोला जाता है, सांपों का या नाग का देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, सांपों का या नाग के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये जहर पीते हैं तो इसलिए क्या हो गया, जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है, जाहिर पीर के नाम से। ठीक है जी, जहर पीने वाले। ठीक है, तो सांप से हम क्यों डरते हैं कि भाई जहर है उसके अंदर, तो इसलिए इतने क्वेश्चंस आपको याद हो गए, है ना। और नाग जो पूजा है ये पंचमी के समय में लगती है, जो नाग पंचमी अपने सावन के महीने में आती है। ठीक है जी, सावन की जो पंचमी होती है ना उस समय ये होता है।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है। हम सभी के घरों में पंखे लगे हुए हैं और वहां पर हम कैपेसिटर लगाते हैं, आपने देखा होगा। जैसे ही उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो चलना कम कर देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक जो सेल सा दिखाई देता है उसको लाके लगा देते हैं, और वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो हमसे यही पूछा है कि एक पंखे में जो कैपेसिटर है उसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि वो क्या काम करता है, बताओ क्या काम करता है। कैपेसिटर है वो क्या काम करता है, जो व्हाइट सा सेल सा लगा हुआ होता है वो क्या काम करता है, बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे, बताओ भाई। कैपेसिटर है वो क्या काम करता है, तो कैपेसिटर क्या होता है, करंट को फ्लो करता है एकदम से करंट ना जाए, तो उसको काम करता है, जिसको आप बोल सकते हो फेज शिफ्ट देने का काम करता है। फेज शिफ्ट देने का काम है वो कैपेसिटर के द्वारा किया जाता है। और एक मैंने सिंपल तरीके से अभी आपको बताया कि स्पीड कम हो जाती है तब उसको लगाते हैं, तो ऑप्शंस में आपको ये भी दे सकता है कि स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, स्पीड को बढ़ाने का काम है वो कैपेसिटर के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा जो पंखा घूमता है, स्टार्ट होता है, तो उसको चलाने का काम भी है वो कैपेसिटर ही करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो फेज शिफ्ट देना या स्पीड को बढ़ाना या पंखे को स्टार्ट करना, शुरुआत में जो घूमता है उसको शुरुआत करना, वो किसका काम होता है, वो इसी का काम होता है, अपने कैपेसिटर का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रतिरोध वाले दो तारों को पैरेलल में जोड़ा गया है, समकक्ष प्रतिरोध क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन कम ही चांस है आपके एग्जाम्स में आने के लिए, लेकिन भाई साइंस है तो इसलिए आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि एक्स्ट्रा लेवल हो गया, आप इसको ये बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, बताओ कि प्रतिरोध वाले दो तारों को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो समकक्ष प्रतिरोध क्या हो सकता है, समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा ये आप बताइए। इसके पीछे के क्या होता है कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा समझते हो ना, तो जो अपना विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा, उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, मार्ग का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लघुत्तम सदस्य से भी कम, मतलब कि जो छोटे से छोटा होता है ना उससे भी कम। लघुत्तम का मतलब है छोटे से छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट, देखो ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट मेंबर, तो जो छोटे से छोटा होता है उससे भी कम, तो लघुत्तम सदस्य से भी कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है। कंप्यूटर से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इंडिया जीके के सिलेबस में कंप्यूटर ऐड हो सकता है, एक दो क्वेश्चन होंगे, ज्यादा ऐड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि आपको 2-3 चीजें यहां पर मैं बता दूंगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है। अगर छोटे सिग्नल साइट की बात करें तो क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा। और लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर बड़ा पूछे, जिसमें छोटा पूछा बड़ा भी पूछ सकता है, तो बड़ा हो जाएगा WAN, जिसको वैन बोलते हैं, WAN। इसका मतलब होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो देश विदेश महाद्वीप, ठीक है जी, समुद्र हर जगह पे रहता है, वो क्या होता है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क बड़ा होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है वो छोटा होता है, ठीक है। जो हम घरों में अपने छोटे मोटे जगह पे बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो लैन होता है, और बाकी जो पूरे देशों में विदेशों में फैला हुआ है वो क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा, वाइल्ड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। रैम भी पूछता है, ठीक है जी। तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो चारों की फुल फॉर्म याद कर लेना। लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, रैम की क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी। ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि छोटा नागपुर पठार किस नदी द्वारा अप्रवाहित होता है।
तो छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो छोटा नागपुर पठार है किस नदी द्वारा अप्रभावित होता है, ये आपको बताना है। कौन सी नदी के द्वारा अप्रभावित होता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा ये भाई दामोदर नदी द्वारा अप्रभावित होता है। कौन सी नदी पर है? यह है दामोदर नदी। कौन सा हो जाएगा भाई? दामोदर नदी। लेकिन राज्य भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बार राज्य भी पूछता है। तो मेनली तो क्या हो जाएगा? मेनली तो हो जाएगा झारखंड। मेनली तो है झारखंड, मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है वो झारखंड में है। इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट पश्चिम बंगाल में है और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कौन से राज्य में, तो मेनली क्या हो जाएगा? झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ हो जाएगा दामोदर नदी। चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहला कंप्यूटर खालिस्तान का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो आप सभी को आते ही होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। बताओ कि पहला कंप्यूटर का उपयोग किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? तो अब जो कंप्यूटर बनते हैं वो प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं? उनमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनसे उनको प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है जी। लेकिन जो पहला कंप्यूटर बना था वो किससे बना था? मशीन भाषा से बना था, मशीनी भाषा से। ठीक है जी, जो मशीन भाषा है ना उससे उसको बनाया गया था, पंच कार्ड उसके अंदर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 नंबर का है और ये एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो हमने पिछली जो क्लास पढ़ी थी कल नहीं परसों, पर्यावरण वाली, तो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है भाई। ये जो कल कुछ स्टूडेंट लिख रहे थे सर जी वही चीज पढ़ाइए जो एग्जाम में आएगा, तो उनको बता देता हूं एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चंस आते हैं, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चंस पढ़िए क्या है। वह जीव जो मृत जीवों तथा जीवित जीवों के मल पर पोषित रहता है उसको किस रूप से जाना जाता है, ये अपने को बताना है। ठीक है, हमने क्वेश्चंस एक ये भी पढ़ा था कि जो मृत जीवों को खाता है उसको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। मृत जीवों के ऊपर जो निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। और उसी समय मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में। अब देखो ऑप्शंस देखोगे तो आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर जी वह जीव हमें बताना है जो मृत जीवों को खाता है, सॉरी मृत जीवों को खाता है और जीवित जीवों के मल के ऊपर, मल का मतलब समझते हो ना, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद जो बाहर निकल जाता है उसको मल बोला जाता है, मल मूत्र जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर पोषित रहता है, मतलब उसको खाके जीवित रहता है। तो ये सबसे अच्छे जीव होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। ठीक है जी, ये जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो चीजें सड़ने लग जाएंगी, हर जगह बदबू ही बदबू फैल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है पर्यावरण के लिए। ठीक है, अब देखो क्या, अब जो मृत जीवों को भी खा रहा है और जो चीजें हैं जीवित जीवों का जो मल है उसको भी खा रहा है, वो क्या काम करेंगे? तो देखो मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। नहीं समझ में आ रहा? इधर देखो तब आपको समझ में आएगा। डिकम्पोजर्स मतलब डिकम्पोज कर देते हैं, उसका खाद बना देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं देखा होगा। अरे भैंस का गोबर तो देखा है खेत में रखा हुआ, उसके अंदर जीव आते हैं और उसको खा जाते हैं और उसको खाद बना देते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? डिकम्पोजर्स बोला जाता है। और हिंदी में अपघटक बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? अपघटक। ठीक है, तो ऐसे पर्यावरण से क्वेश्चंस पक्का आएगा, इस बात को नोट कर लेना। तो क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा। मांसाहारी क्या होता है? जो मांस खाता है। उत्पादक कौन होता है? जो उत्पन्न करता है, जो चीज उत्पन्न करता है वो क्या होगा? उत्पादक होगा। उपभोक्ता क्या होगा? जो उसको कंज्यूम करता है, जिसको कंज्यूमर बोला जाता है, यानी उसको खाने का काम करता है, ग्रहण करने का काम करता है, उसको उपभोक्ता है कंज्यूमर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया चारों के चारों। और डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं उनको खाद के रूप में बदल देते हैं हम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर
क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो कल जो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, ज्यादा नहीं, एक दो ही, बाकी स्टूडेंट हम पे विश्वास करते हैं। जब मैंने ये क्लास करवाई थी, इस क्लास के नीचे 2-3 स्टूडेंट के कमेंट थे, क्योंकि मैंने बोला है ना कि मैं आप सभी के सजेशन सुनता हूं, सारी चीजें देखता हूं, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो अगले में बदलाव कर देता है। तो इसमें स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर जी ये मत पढ़ाओ, जो एग्जाम्स में आता है वो पढ़ाओ। देखो आज वाली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, जो एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो पर्यावरण से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल इसमें पढ़ा था, जो मैंने अभी क्लास दिखाई थी ना, उसमें पढ़ा था, अगर लास्ट तक क्लास देखी होगी तो याद होगा। तो जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था कि जो विश्व के सारे देश हैं उनको क्या बोला गया था कि जो हरित गैस है, हरित गैस, ग्रीन हाउस गैस जिसको बोला जाता है, उसके उत्सर्जन को घटाना है, कि भाई उसको बनने नहीं देना है। तो ये सभी देशों को बोला गया था। तो औद्योगिकृत देशों को हरित गृह गैसों के उत्सर्जन घटाने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है, तो अगर पढ़ा होगा तो आंसर कर दोगे, नहीं पढ़ा तो नहीं करोगे। तो हर चीज वही पढ़ाई जाएगी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको कम स्टूडेंट देखेंगे, मैंने तब भी बोला था, और देख रहे ना लास्ट तक भी उसको कम ही स्टूडेंट देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सभी से देखी नहीं जाती, हजम नहीं होती। जैसे मैथ वाली क्लास मैंने बोला था, बताओ आप सभी ने देखा? कमेंट करके ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने वो मैथ वाली क्लास स्टार्टिंग में लगा कि बड़ी खतरनाक है, लगा था ना। लेकिन जो पढ़ ले गया वो सीख गया, जो नहीं पढ़ा वो नहीं सीखा। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। मैं वही चीज करवा रहा हूं जिससे आपका एग्जाम निकले, क्योंकि भाई तभी तो आप बताओगे कि आपने प्रवीण कटारिया से पढ़ा था, वरना किसको बताओगे? अगर मान लो कि मैं ऐसी चीजें बताऊं जो आपके एग्जाम्स में ना आए और आपका एग्जाम्स पास ना हो, तो बताओगे? नहीं बताओगे, गाली और बकोगे, है ना। तो ऐसे नहीं होना, गाली नहीं बकनी है भाई। मुझे मिठाई के डिब्बे चाहिए बहुत सारे। मैंने गांव में बोल दिया कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है और मिठाई के डिब्बे आते ही बांट देंगे, और गांव में बांटेंगे पूरे में। और जो नहीं आ सकता वो क्या कर देना, गूगल पे कर देना, फोन पे कर देना, मैं नंबर दे दूंगा। नंबर तो सभी के पास होगा अपना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और मिठाई का डिब्बा भेजना हो तो 8383883640। लेकिन अभी व्हाट्सएप मैसेज ही करना, अभी कॉल वगैरह नहीं है। कॉल वगैरह आपके रिजल्ट के समय में उठाएंगे, क्योंकि अभी क्लासेज में भेजी हैं, है ना। तो इस नंबर पे आप कर सकते हो, ये नंबर को सेव कर लेना। ये आपके भाई का है, छोटे बड़े भाई का है, ना लड़कियां घबराएं ना लड़के घबराएं। ठीक है, आपके भाई का ही है, और मैं ही उठाता हूं पर्सनली, किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर है ये, सिर्फ पर्सनल, ईमानदारी से बता रहा हूं, पर्सनल नंबर है। चलो आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है कि संसद द्वारा कीटनाशी अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको कम जगह मिलेंगे और एचएसएससी पूछती है। एचएसएससी की इंडिया जीके को समझना आसान नहीं है, करना आसान नहीं होता। तो करो इस क्वेश्चंस को। संसद द्वारा कीटनाशी अधिनियम वर्ष कौन से में पारित किया गया था? क्योंकि बहुत सारे जो कीटनाशी है ना वो चल रहे थे भाई। ठीक है, फिर सरकार ने उसके ऊपर बैन लगाया कि भाई उसका उत्पादन नहीं करना, उसको बेचना नहीं है। बहुत सारे जो खतरनाक थे, जिससे लोग अपना जीवन भी खत्म कर रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाया था। और कब लगाया था ये अपने को बताना है, कब पारित किया गया था। बताओ कब पारित किया गया था? सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, कब पारित किया गया था। तो जो संसद द्वारा कीटनाशी अधिनियम है वो सन 1968 में पारित किया गया था। ठीक है जी। अब देखो दो क्वेश्चंस पूछता है, एक तो पूछता है कब पारित किया गया, ये वाला, और इसी के साथ पूछेगा कि कब लागू किया गया। लागू किया गया कि भाई संसद ने पारित कर दिया, संसद में पास हो गया तो 1968 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1971 में, 3 साल के बाद। ठीक है, तो जो कीटनाशी अधिनियम है लागू कब किया गया था? 1971 में। पास कब हुआ था? 1968 में। दोनों क्वेश्चंस याद कर लेते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी की देशज प्रजाति है? मतलब कि देशज का मतलब क्या होता है? अपने देश की।
तो अपने देश की कौन सी प्रजाति है मवेशी में, आपको बताना अपने देश की कौन सी है। तो ये तो सभी को पता होगा, साहिवाल है, वो क्या हो जाएगी, देशज क्या हो जाएगी, प्रजाति हो जाएगी साहिवाल। और ये साहिवाल किसकी है भाई, गाय की प्रजाति है साहिवाल वाली, ठीक है। अच्छा खासा दूध देती है, अच्छी गाय है, अपने भारत की है। चलो, एक लेजर प्रिंटर की गति निम्न में से मापी जाती है। तो जो लेजर प्रिंटर होता है उसकी गति किसमें मापी जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक लेजर प्रिंटर की जो गति होती है वो किसमें मापी जाती है, अपने को बताना है। तो लेजर प्रिंटर की गति है वो किसमें मापी जाती है, तो ये मापी जाएगी जिसने भी पीपीएम किया होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पेपर प्रति मिनट, ठीक है जी। पीपीएम का मतलब क्या हो जाएगा, पेपर प्रति मिनट या पेपर पर मिनट, इंग्लिश में बोलो तो पेपर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है जी। पेपर प्रति मिनट हिंदी में और पेपर पर मिनट हिंदी में, ओ सॉरी इंग्लिश में। तो याद कर लो, ये हो जाएगा जो लेजर प्रिंटर होता है उसकी गति को इसमें मापा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बताइए क्या है कि लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं। लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, पादप मतलब जो पौधे होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। बताओ, लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाएगा। अब लवणीय जल कहां होता है, समुद्र के पास। तो जो समुद्र के आसपास के पौधे होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। जहां पर लवणीय मतलब जहां पर खारा पानी होगा, साल्टेड वाटर होगा, ये आप बोल सकते हो कि जो लवणीय जल जहां पर होगा वहां पर जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको कहा जाएगा हेलोफाइट्स। क्या कहा जाता है भाई, उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण इसकी उपस्थिति होती है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूं। अगर जिस भी स्टूडेंट ने अपनी साइंस वाली प्लेलिस्ट पढ़ रखी होगी, साइंस वाली क्लासेस ले रखी होंगी, तो वहां पर मैंने साबुन अपमार्जक पढ़ाया था, साबुन अपमार्जक, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आता है, साबुन व अपमार्जक, ठीक है जी, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और उसमें यह चीज मैंने आपको बताई थी कि जल में जो स्थायी कठोरता होती है जिसकी वजह से झाग नहीं बनते, कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाते, उन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब बताओ कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है, मतलब कि उसके अंदर क्या चीज होती है जिसकी वजह से जल की स्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता होती है, स्थायी नहीं, अस्थायी कठोरता होती है। बताओ, तो ये हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है जी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल में आप उस वाले क्लास में पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्बों के फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन प्रयुक्त होता है क्योंकि, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अपने एचएसएससी है ना, ये इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछती थी कि जो विद्युत बल्ब है उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो जो अपने विद्युत बल्ब होते हैं ना, यानी कि अपने लट्टू होते हैं ना, बल्ब होता है, उनके अंदर जो अंदर वाला जो इस प्रकार का स्प्रिंग जैसा होता है वो किसका बना हुआ होता है, ये पूछती थी। लेकिन ये अब क्या है कि पहले बोल दिया कि वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। एक तो पहले यही क्वेश्चन याद कर लो, तो ये बता ही दिया खुद ही कि भाई टंगस्टन का बना हुआ होता है। लेकिन टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये अपने को बताना है। अब बताओ टंगस्टन, तो बताओ क्यों करते हैं, बताओ क्यों करते हैं। तो जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें टंगस्टन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका उच्च गलनांक होता है, ठीक है जी। उच्च गलनांक होता है मतलब थोड़े बहुत टेम्परेचर से वो गलता नहीं है कि अगर तेज लाइट आ गई तो वो नहीं गलेगा, पिघलेगा नहीं, है ना। इसलिए बनी रहती है ना अपनी स्प्रिंग, खराब नहीं होती, टूट जाती है लेकिन वो गलती नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन और भी एडवांस आपसे पूछ सकता है कि उसका गलनांक कितना होता है, तो 3421 डिग्री सेल्सियस से लेकर कभी ऑप्शंस में 3421 देगा या 3422 डिग्री सेल्सियस देगा, ठीक है।
डिग्री सेल्सियस देगा, इसको याद कर लेना। 3421 या 22 दोनों में से एक देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये इसका उच्च गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो कितना टेम्परेचर हो गया टंगस्टन, उस पे जाके ये गलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोरेटर का एक कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कार वगैरह में, ठीक है, वाहनों में देखे होंगे कार्बोरेटर होता है कि कार्बोरेटर में कचरा फंस गया, सुना होगा। तो कार्बोरेटर है, उसका क्या काम होता है ये अपने को बताना है। कार्बोरेटर का क्या काम होता है ये बताओ। ठीक है जी, कार्बोरेटर का क्या काम होता है वो आप बताइए। बताएंगे सभी स्टूडेंट कार्बोरेटर का क्या काम होता है। तो कार्बोरेटर का काम होता है भाई कि वह ठंडी वाष्प देने के लिए हवा को पेट्रोल के साथ मिश्रित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कार्बोरेटर होता है ना, वो हवा को क्या करता है, जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है उसमें मिक्स कर देता है, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन सही से बन पाए और सही से वो जल के अपना जो ईंधन है वो काम करे और गाड़ी चलती रहे। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो वह ठंडी वाष्प देने के लिए हवा को पेट्रोल के साथ मिश्रित करता है, यानी कि ठंडी वाष्प देने के लिए, यानी कि ठंडी हवा देने के लिए। सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि ठंडी हवा देने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, दोनों के जो मिलाप है उसको मेंटेन करने के लिए हवा को पेट्रोल के साथ मिश्रित करता है। मिश्रित का मतलब होता है मिलाता है। ठीक है, तो याद कर लेना, इसका मतलब ये होता है। और कार्बोरेटर है, हवा खींचता है, तो हवा के साथ जो चीजें होती है, प्रदूषण वगैरह होता है, वो इसके चारों ओर चिपक जाता है। तो आपने देखा होगा दुकान पे लगे रहते हैं उसको साफ करने के लिए। ठीक है जी, चलो आगे देखिए क्या है कि लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं। लुंग नहीं है भाई, लिंग है ये, है ना। लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं। लिंग गुणसूत्र समझ गए। अब लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो लिंगों का निर्धारण करते हैं कि भाई लड़का हो गया लड़की होगी, तो XX होता है और XY होता है। जो गर्ल्स होती हैं उनमें ये होता है, लड़कियों में ये होता है, और जो बॉयज होते हैं उनमें ये होता है, या आप मेल फीमेल बोल सकते हो। मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। तो जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लड़के के ऊपर, ना कि लड़की के ऊपर, क्योंकि लड़की के पास दोनों के दोनों क्या होते हैं, X होते हैं। ठीक है, तो जो आजकल अगर आप में से बहुत सारे मैरिड भी होंगे, तो अगर मम्मी सासू जो भी ये बात बोलती है कि तेरी वजह से लड़का हुआ है, तेरी वजह से लड़की हुई है, ठीक है, तो उसको ये बात बता देना, उनको बता देना, क्योंकि आपसे बड़े हैं ना, तो उनको ये बात बता देना कि भाई लड़कियों में तो XX होता है, लड़कों में XY होता है। तो जो भी होगा लिंग का निर्धारण कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये लड़के के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लड़की के ऊपर। ठीक है, तो चलो अब बताओ, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। अगर आपसे जोड़े पूछे तो 23 जोड़े, और वैसे कितने हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र। अगर गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 46 गुणसूत्र, और अगर जोड़ों में दिया हुआ है तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और 23वां यही होता है जो लिंग निर्धारण करता है। आप बता दो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अलिंग सूत्र। क्या कहा जाएगा, अलिंग सूत्र कहा जाएगा। और हिंदी में भी कभी कभी ऑटोसोम्स लिख देता है भाई, ये भी याद रख लेना, हिंदी में ही ऑटोसोम्स लिख देगा, अलिंग सूत्र की जगह पे ऑटोसोम्स लिख देगा। तो ये भी याद रख लेना, अलिंग सूत्र या ऑटोसोम्स। तो लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, अलिंग सूत्र या ऑटोसोम्स उनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था। हरियाणा के अंदर लोकायुक्त पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो भी योजनाएं चलती हैं, जो भी नई चीज होती है, वहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। कब लॉन्च किया गया था, हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल है, किस वर्ष लॉन्च किया गया था, बताइए सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। तो ये लॉन्च किया गया था भाई 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। तो यहां पर 2019 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी,
तो यहां पर अपने ये सारे क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। जिन भी स्टूडेंट को इंडिया जीके में स्कोर बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, हरियाणा जीके में प्रॉब्लम आ रही है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने इन नोट्स से पढ़ सकते हो। ये अपने नोट्स हैं, आपको अपने ऐप पे मिल जाएंगे, सिर्फ 99 रुपए आपको देने हैं और बेहतरीन नोट्स ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है जी, हिंदी भाषा में ये सारे के सारे नोट्स हैं, अच्छे से बने गए हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनको साइंस में स्कोर नहीं हो रहा तो साइंस भी यहां पर अवेलेबल है और साइंस टॉपिक वाइज भी डाला हुआ है और मिक्स क्वेश्चंस भी डाला हुआ है, अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, तो आराम से कर सकते हो। ना साइंस में प्रॉब्लम होगी, ना हरियाणा जीके में, ना इंडिया जीके में। ये सारी की सारी चीज सिर्फ 99 रुपए में ही मिल रही है अपने ऐप पे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, और आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट करके जरूर बताना। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चंस का लेवल कैसा था और कितने गलत किए हैं ये ईमानदारी से जरूर कमेंट करके बताना, है ना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।